अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज आपके साथ अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। सो प्लीज़ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज हम बात करेंगे तीन बड़े बड़े अहम इश्यूज़ जो मैं समझता हूँ वो डिस्कस होने चाहिए थे, क्योंकि बजट की वजह से बहुत सारी नई और ताज़ा तम चीज़ें जो थी वो इग्नोर हो चुकी हैं या इग्नोर हो गई हैं। क्योंकि हर बंदा जो बजट के ऊपर बात कर रहा है, जिसमें डिफेंस एक्सपेंसेस की बात हो रही है और नए टैक्सेस की बात हो रही है, आल दो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि हमने टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया है, लेकिन इसके ऊपर हम नए वीडियो लॉ के अंदर बात करेंगे। तो आज जो हमारा मेन इशू है वो सबसे पहले ये है कि अब देखें दुनिया जो है वो अपने बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो सिचुएशन है वो कोरोना की बहुत वर्ष जा रही है। और तो पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका सारा ब्लेम जो है वो लोगों के ऊपर डाल दिया है कि लोग जो बड़े लापरवाह हैं, उस लापरवाही की वजह से जो है वो कोरोना जो है वो फैल गया है। मैं समझता हूँ कुछ हद तक वो ठीक भी कहते हैं, क्योंकि हमें जो भी SOPs थे या उन SOPs के अलावा भी हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती है ये, और एक ही दफ़ा अपनी दुनिया में आना है, तो इसको सही तरह एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत जो है उसका ख्याल रखें और आप अपने आप को बचाएं, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, और आपको जो अहल खाना है, आपके रिश्तेदार जो आपके दोस्त जो हैं, उनको भी एहतियाती तदाबीर जो है उसके ऊपर अमल दरामद करने की तलकीन करनी चाहिए। तो देखें बहुत सारी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जिनको फेक न्यूज़ कह सकते हैं। मेरा ख्याल को है ही फेक। उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है अक्सर मतलब मैं लोगों से सुनता हूँ बाहर अंदर निकलते हुए, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इज़ नॉट सीरियस अबाउट द कोरोना इशू के ऊपर, क्योंकि जब कोई बंदा कोरोना की वजह से उसकी डेथ होती है तो गवर्नमेंट को $30,000 जो एक बंदे के ऊपर मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि यार देखें, पहले तो मुझे वो सोर्स बता दें कि कहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कोरोना की वजह से जो मुल्क के अंदर डेथ्स हो रही हैं उसके ऊपर पैसे मिल रहे हैं, ताकि वो हमें भी पता चले इस चीज़ का। तो खुदारा इस तरह की न्यूज़ जो हैं उसको फैलाने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये बीमारी वो नहीं है कि जिस पर मजाक किया जाए। कोरोना एक रियलिटी है और इस हकीकत के साथ हमें जीना भी है, बल्कि हमें फ़ाइट भी करना है, सोसाइटी को बचाना है, सोसाइटी के अंदर अपना हमें कंट्रीब्यूशन भी देना है, ताकि लोगों को हम कोरोना के मतलब सही तरह से एजुकेट कर सकें। तो आप एटलीस्ट अगर एजुकेट नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें, ताकि आप लोगों को मायूसी ना फैलाएं, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है जो फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से, जिसमें इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये बड़े राइजिंग इशूज़ हैं, और आने वाले वक्त में शायद इनकी सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। और ऊपर से आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने भी ये कह दिया है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। आल दो उन्होंने शुरू में इसको सीरियस नहीं लिया, सीरियस लेना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें बीइंग अ गुड पाकिस्तानी, उससे ही पहले एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, ताकि इस बीमारी को जितना जल्द से जल्द हो सके इसको बढ़ने से रोका जा सके। देखें, आपके मुल्क की सारी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है या मुआशी सूरत है वो कोरोना के साथ लिंक है, बल्कि हर मुल्क की, ना कि पाकिस्तान की। तो इसे जितनी जल्दी इस बीमारी के ऊपर काबू पाएंगे उतनी जल्दी रोज़गार के मौके जो पैदा होंगे, क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी जिसे आप मुआशी तरक्की का पहिया कहते हैं या मुआशियत का पहिया कहते हैं, जब तक वो पहिया नहीं चलेगा तब तक मुल्क के अंदर ना रोज़गार पैदा होगा, ना इन्फ्लेशन को। पीछे 2 महीनों से देखें, अभी इस बजट के अंदर जो ऐलान हुआ है, जो गवर्नमेंट ने सारे का सारा वो नुकसान जो है वो कोरोना के खाते में डाल दिया है, कि कोरोना की वजह से हमें तकरीबन 3,000 अरब का नुकसान हुआ है। चलिए, कोरोना का भी मार्च से शुरू हुआ, तो उससे पीछे भी गवर्नमेंट की जो वो कारकर्दगी जो उसको आप देख लें, लेकिन हम जो कि उस इशू के ऊपर नहीं जा रहे। मैं सिर्फ इस कोरोना के ऊपर बात कर रहा हूँ। कोरोना, आपको पता है कि चाइना के अंदर कल 6 मरीज़ जो हैं वो नए वो उनके अंदर कोरोना तस्दीक हुआ है, और आज 66 जो है जो मेरे पास चिड़िया है उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 66 केसेस जो हैं नए वो रिपोर्ट हुए हैं बीजिंग शहर के अंदर। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ बीजिंग जो प्राइमरी स्कूल वगैरह बंद कर दिए, तो उन्होंने एक हो सकता है, चिड़िया मुझे ये बता रही है कि हो सकता है कि अब बीजिंग में दोबारा लॉकडाउन किया जाए। तो हमें चूँकि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, जैसे बारहा ये बात हो चुकी है कि मुल्क जो है वो नए लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि कोरोना से जल्द निपटा जा सके, तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट ने SOPs जो हैं वो मरतब की हैं, आप उनको पर अमल दरामद करें, अपने आप को बचाएं, अपने अहल खाना उनका ख्याल रखें, और सोसाइटी के अंदर कोरोना के मतलब जो ट्रू एजुकेशन है उसको फैलाकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। दूसरी बात जो हम देखें, पिछले दिनों से तकरीबन 28 मई के बाद जो मेरे पास रिपोर्ट है वो यही कह रही है
کہ تقریباً منسٹری آف پیٹرولیم نے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں یا اور ECC کے جو ممبران ہیں ان کو ایک رپورٹ بھیجی تھی اگلا جو کرائسس پاکستان کے اندر آ رہا ہے وہ آئل کرائسس، تو خدا رہا ہے اس کے اوپر اب تھوڑا سا توجہ کریں، جس کو ECC کی میٹنگ میں پتہ نہیں ڈسکس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ جو رپورٹ تھی منسٹری آف پیٹرولیم کی یا پیٹرولیم ڈویژن کی، اس کو حفیظ شیخ صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب دیکھیں آج 12 دن ہو گئے ہیں اور پیٹرول جو ہے اس کے متعلق ابھی تک جو لاہ عمل وہ طے نہیں ہو سکا۔ آل دو کیبنٹ کے اندر عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے سخت آرڈرز دیے ہیں تاکہ اس چیز کو اسسٹنٹ کمشنر یا اور جس سے متعلقہ لوگ جو ہیں تو سخت سے سخت جو ہے ایکشن لیا جائے۔ وہ پیٹرول پمپ جو تیل نہیں بیچ رہے یا وہ پیٹرول پمپ جو مہنگا تیل بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کافی سارے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ایکچوئل پیٹرول پمپ کو بند کرنا جو وہ سلوشن نہیں ہے، سلوشن یہ ہے کہ لوگوں کو جو تیل کی پروویژن ہے وہ کیسے کی جائے۔ میں کل جمعے کو اسلام آباد کا میں نے سفر کیا، کل میں واپس آیا ہوں، رستے میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ سوائے اسلام آباد کے اندر جو پیٹرول ہے وہ مل رہا ہے، پیٹرول نہیں مل رہا آپ کو گجرانوالہ کے اندر۔ راستے میں جتنے شہر آ رہے ہیں، جیلم آ رہا ہے، کھاریاں ہیں، لالا موسا ہے، تو چند ایک پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اوپر تیل مل رہا تھا، وہ 500 سے زیادہ تیل نہیں ڈال رہے تھے، یا بڑا میکسیمم ترلا ملتے سماجت کریں تو وہ آپ کو 1000 کا تیل ڈال دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ موٹر سائیکل والے کو 100 کا تیل ڈال رہے تھے اور گاڑی والے کو 500 کا۔ اور کچھ ایسے بھی جگہ ہیں، اب تھوڑا دیہات کے اندر جب تھوڑا سا شہر سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو کچھ ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ پر لیٹر 200 روپیہ بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تیل کے جن لوگوں نے تیل سٹاک کیا ہے یا تیل جو مہنگا بیچ رہے ہیں، یہ اس کرائسس کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اور آج 14 تاریخ ہو گئی، اگر 28 کی میٹنگ کا وہ جو ڈویژن آف منسٹری نے لیٹر بھیجا تھا وہ ECC میں، اس کے بعد وہ حفیظ شیخ صاحب کے پاس گیا جنہوں نے اس کو انفارچونیٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ تو گن لیں کہ آلموسٹ 15 دن ہو گئے اور ابھی تک لوگ جو ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تیل مل جائے۔ اور میں نے کچھ پیٹرول پمپ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لوگ لائن میں بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے وہی نعرہ جو تھا روک سکو تو روک لو، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو دیکھیں مطلب کہ یہ ایک کھلم کھلی اگزامپل ہے کہ کیسے جو پلاننگ ہے وہ آپ نے پراپرلی نہیں کی، اور اس وجہ سے آپ کو آئل کا جو کرائسس ہے وہ بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ وجوہات یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جب لاک ڈاؤن اور امپورٹ بند ہو گئی تو اس وجہ سے جو آئل کمپنیز تھی ان کو تیل کی امپورٹ جو ہے وہ بھی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس چیز کو تو ایک طرف آپ رکھیں، آپ ایٹ لیسٹ کم سے کم پریڈکشن یہ کر لیں کہ آپ اگر ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے دوران پوری اکانومی کو تو آپ کلوز نہیں کریں، اکنامک ایکٹیویٹی تو آپ کی چل رہی ہے نا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی فارم میں، پارشل لاک ڈاؤن کی فارم میں، یا ویسے ہلکی پھلکی موومنٹ جو ہے وہ تو ہو رہی ہے۔ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اس کے بعد جب ایک دم سے اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی چلے گی یا لوگ جو ہیں موبلٹی میں اضافہ ہوگا تو پھر تیل کی کنزمپشن پہ بھی اضافہ اسی طرح سے ہوگا۔ کیا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جیسے شوگر جو تھی اسی کی طرح آپ نے اس سے ہی پہلے کا تھوڑا چلا جائے تو جو آئی ٹے کا کرائسس تھا جنوری فروری سے دیکھا تھا ہم نے، کیا بالکل وہ لیک آف پلاننگ ہے یا مطلب کہ اگنورینس ہے، کیا بالکل فکر مند ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہم نے کیسے ملک کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو اب دیکھا جائے تو پھر یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل یہ اخبارات کے جو چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اپنے پاس سے ایڈ نہیں کر رہا۔ تو اس میں دیکھیں عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب کے اوپر جو سخت تنقید کی گئی، دیکھیں یہ وقت تنقید کرنے کا نہیں ہے، یہ ڈلیوری کا وقت ہے۔ آلموسٹ 2 سال آپ کو ہونے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کیبنٹ کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں کریں گے اور بہت ساری اگر آپ کیبنٹ کی جو میٹنگز ہیں یا وہ جو سیشن چلتے ہیں وہ سن لیں اور یقین کریں کہ عام بندہ جو کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یہ ہمارے اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ پولیٹیشین جو ہیں یہ کس طرح کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چیز دیکھی جائے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 1 روپیہ قیمت بڑھ جائے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ میکرو اکانومی ہے، میکرو اکنامکس ہے، یہاں کسی ایک ویریبل کے اندر جو کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ کریں گے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ جتنے ریلیٹڈ ویریبل ہیں بلکہ پوری اکانومی اس کو اوپر آئے گا۔ یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ میکرو اکانومی چلتی کیسے ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب 7 روپے گزشتہ ماہ کم کی مہنگائی کم ہوئی، نہ ہی پیٹرول لوگوں کو سستے داموں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ میری اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جس پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی سابقہ گورنمنٹ جو پاکستان کے اندر جو آئل پرائس مہنگائی کا ریلیشن شپ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آئل پرائسز بڑھتی ہیں مہنگائی بڑھتی ہے، جب آئل پرائسز کم ہوتی ہیں تو مہنگائی کم نہیں ہوتی، چونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور پھر ہم مطلب کہ جب سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس، سسٹم کی افیکٹیوٹی نہیں ہے، رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو ان حالات میں اسی طرح ہی ہوگا کہ جو اس کے ایکچوئل جو اثرات ہونے چاہیے تھے تیل کی قیمتیں کم کرنے سے اور عام لوگوں تک
पहुँचने चाहिए तो वो पहुँच भी नहीं सके। और उसकी एक शायद वजह ये है कि जिन मंथ के अंदर आपने तेल की कीमतें कम की हैं, मेरा ख्याल उन मंथ्स के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट आपकी बंद ही थी। और ये उसके बाद अब वो जो बात की जा रही है कि जिन लोगों ने ये मसनूई क्राइसिस पैदा किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाई 14 दिन हो गए हैं, कहाँ है कार्रवाई आपकी? तो आप इस तरह की लफाजी से बेहतर ये है कि आप जो प्रैक्टिकल या एक्शन जो है उसके ऊपर बात करें, तो ताकि लोगों को नज़र आए कि वाकई अब आप काम कर रहे हैं सीरियस होके। उसके बाद मुराद सईद साहब जो हैं ये बड़े पुरजोश मिनिस्टर हैं रियासत मदीना के। उनका कहना ये है कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत से लोग पेट्रोल के लिए मारे फिर रहे हैं। मेरा ख्याल लोग चीनी के लिए मारे फिर रहे हैं, लोग पेट्रोल के लिए, ये कोई नई बात नहीं उन्होंने की कोई भी। उसके बाद वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान जो है उनका भी अपना बयान है। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मावन खसूसी बाय पेट्रोलियम नदीम बार साहब का कहना यह है कि मुल्क के अंदर इस वक्त 2.25 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। 1-2 रोज़ में वाफर मकदार में पेट्रोल दस्तियाब हो जाएगा। और ये आलमोस्ट एक 4 से 5 दिन पहले की बात है जब ये बात कैबिनेट के अंदर हुई थी। और देखें आज भी सिचुएशन वही है, पता नहीं वो वाफर मकदार में पेट्रोल जो कहाँ रखा हुआ है और किन इलाकों में। सवाए इस्लामाबाद के, अगर बाकी किसी शहर में तेल मिल रहा हो तो मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन मैं जो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो तेल वो हर पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद है। और बाकी आप जो इस्लामाबाद से हटते जाएँ, लाहौर तरफ आते जाएँ, तो आप देख लेंगे कि गवर्नेंस जो है वो कहाँ कहाँ प्रवेल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल प्रोविजन टू द पीपल। इसको शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो एक जैसे कहा गया कि चूँकि एक बड़ा वो चपकलेस चल रही है पॉलिटिशियंस और टेक्नोक्रेट्स के अंदर, शायद उन्होंने भी बेहतर सोचा कि ये बेहतरीन मौका है मेरे पास ताकि मैं बात कर लूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप तो टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए इजलास में बैठे हैं, आप हमें बताइए पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई। भाई जब कोई भी मुतल्लिका वज़ीर जो है वो एटलीस्ट जो समरी आती है उसकी डिवीजन से वो भी नहीं पढ़ेगा कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर कहाँ कमी है, या मेरी मिनिस्ट्री में कौन सा वो नुकसान होने जा रहा है, या मेरी मिनिस्ट्री में कौन सा क्राइसिस आ रहा है, तो फिर यही सूरत होगी। क्योंकि आप लोगों के पास इस कदर आप लोग बिजी हैं कि आपके पास आवाम के मसाइल के मुतल्लक जो फाइल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए टाइम है ही नहीं। हाँ अलबत्ता ये अच्छा हुआ कि जो और ये भी देखें पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ है, ये गवर्नमेंट की इस बात में मुतफ़िक़, क्योंकि स्पोक्स पर्सन जो ये बात करेंगे, ये पहली गवर्नमेंट ऐसी है कि जहाँ उनके अपने वज़ीरों के से उनकी कारकर्दगी के बारे में उसी पार्टी के वज़रा जो हैं, उसी गवर्नमेंट के वज़रा जो हैं पूछ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शायद हो सकता है इनकी जो अपनी अंदर की चपकलश है वो उसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा वो दिखाने के लिए देखेंगी। ये नहीं है कि मुतलका वो जो वज़ीर है वो ही पूछे, हम चूँकि खुद जो हैं वो भी इस बात के पीछे पड़े हैं कि उसकी क्या वजह ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से पेट्रोल जो है उसमें क्राइसिस आया, और आप क्या काम कर रहे हैं। इसके ऊपर वफाकी वज़ीर उमर अयूब सभी जज्बाती हो गए हैं। और ये आपको पता है कि इससे पीछे मुझे इनसे पर्सनल मिला तो नहीं, लेकिन मैंने इनकी स्पीच सुनी थी नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 12 से 13 मार्च 2019 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनर्जी के ऊपर। अब बिलीव मी मैं हैरान परेशान हो गया कि हमारे जो एनर्जी का मिनिस्टर हैं उस वक्त जो उन्होंने उस स्पीच की, वहाँ उन्होंने थोड़ा कंपेयर किया कि एनर्जी का पर कैपिटा पाकिस्तान के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, चाइना के अंदर क्या है, तो क्या ट्रेंड चल रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि हमारे ये मुतल्लिका वज़ीर उमर अयूब साहब जो हैं 2019 के अंदर जो इन्होंने जीडीपी पर कैपिटा के फिगर्स बताए थे, एक्चुअली वो 2014 के थे। तो मेरा कहना ये है कि अगर हमारा एक मिनिस्टर जो है, और आपको ये भी याद होगा मैंने एक वीडियो के अंदर ये भी बात कही थी कि वक्त था जब हम बात करते थे ठीक है फाइनेंस जो है इज़ द ब्लड ऑफ इकॉनमी, बट नाउ एनर्जी इज़ द ब्लड ऑफ इकॉनमी। तो इतनी सेंसिटिव जो मिनिस्ट्री है वो आपके पास, और आप 5 साल पीछे के फिगर जो हैं वो 5 साल आगे बता रहे हैं। तो मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है कि बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ मिनिस्टर आपको 100 साल एडवांस होकर सोचना चाहिए। बट बदकिस्मती से ये 100 साल एडवांस सोचने की बजाय ये 5 साल के पिछले फिगर जो आवाम को बता के चले जाते हैं। हमारे आवाम भी ऐसे हैं कि बस हम तालियां बजाते हैं कि ठीक है कोई बंदा है उसने बहुत अच्छी इंग्लिश में उसने वो तकरीर किया और तकरीर करके चला गया, और ये हमें पता ही नहीं चला कि वो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो उन्होंने पिछले साल के बताए हैं या इस साल के बताए हैं। तो जब सूरत हाल मेरे दोस्तों ये हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनके पास समरीज भी आती हैं वो भी ये टाइम पे पढ़ते होंगे। उसके बाद जो बात हुई है उसमें असद उमर साहब जो हैं वो कह रहे हैं हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। तो मेरा तो ख्याल है कि पिछले 2 साल से हम ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी तक कोई इस तरह का वो एक्शन जो है वो नज़र आया कि जिससे हम देखें कि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में कोई आसानी आई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि पीटीआई हुकूमत जो है आम आदमी को रिलीफ देने आई है, इससे पीछे नहीं हटूंगा। जी बिल्कुल, रिलीफ आपको मिल रहा है। चीनी जो थी 55 रुपये थी, जो उससे ऊपर जाके वो 85 रुपीज़ के ऊपर हो गई। इससे बड़ा और रिलीफ आपको क्या चाहिए। इन्फ्लेशन जो है वो इस गवर्नमेंट के दौरानिए में डबल डिजिट हो गया, इससे बड़ा रिलीफ आपको और क्या चाहिए।
हाँ, और ये भी जो तेल की जो कीमतें कम हुई थी उसका भी आप तक जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो सका। इससे बड़ा रिलीफ आपको और क्या चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल जो है वो अब महंगा होना शुरू हो जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर एक टैक्स है जिसको लेवी पेट्रोलियम लेवी टैक्स कहते हैं। वो पहले तकरीबन 20 या 22 रुपीज़ वसूल किया जा रहा है पर लीटर, वो 30 रुपीज़ वसूल किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं। और आपको याद है मैंने एक दफ़ा ये भी बात कही थी, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि ये पेट्रोल की कीमतें कम करे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइसेज पेट्रोल की कम करेंगे तो उससे ठीक है वो दिखाने के लिए तो होगा कि हमने पेट्रोल में प्राइसेस कम किए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो वो आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। एक और बात जो इसमें इसी जो डिस्कशन या डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर जो बात हो रही है उसमें नदीम बाबर साहब ये कहते हैं कि 37% ज़ायद पेट्रोल का इंतजाम कर रखा है। वो थोड़ा इसको कंपेयर यूँ करते हैं कि जून 2019 में सारे मुल्क में पेट्रोल की जो सेल थी वो 6,18,000 टन थी। हमने जून 2020 में लोकल रिफाइनरी और इंपोर्ट के तहत 8.5 लाख टन यानी कि 37% इजाफे का इंतजाम किया हुआ है। भाई वो इजाफा किधर है? या तो इजाफा कहीं जो वही जो बात हम करते हैं खलाई मखलूक की, वो जो आपने स्टॉक किया हुआ था 37%, वो मेरे ख्याल में वो खलाई मखलूक जो है वो ले गई है, या फिर ये है कि कहीं आपको रद्दोबदल कर रहे हैं, जो हमें फेक चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पे एक और जो बात की गई है वो ये कि हर ऑयल कंपनी जो है वो लाइसेंस के मुताबिक उसको 21 दिन का स्टॉक रखने की इजाज़त है या वो पाबंद है। तो देखें आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अगर 21 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद है तो पिछले 15-16 दिनों से जो तेल मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा वो पाबंदी कहाँ गई? जब वो फ्लेक्सिबिलिटी जो थी इन ऑयल कंपनीज आपने दी थी वो कहाँ चलेगी? और फिर आपने ये सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर 27 मिलियन व्हीकल जो है ऑन द रोड हैं और 80 मिलियन बाइक्स हैं। तो आप कम से कम इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये जब लॉकडाउन हम खोलेंगे या ये जो टोटल कंजम्पशन हमारी थ्रू दिस फिगर्स हो रही है उसके ऊपर प्रोजेक्शन कर लें, उसके मुताबिक आप इंतजाम कर लें। तो जो पिछले 12-15 दिन से मेरे ख्याल में सिचुएशन जो चल रही है इसी तरह कि अभी तक पेट्रोल जो है वो लोगों को मुहैया नहीं हो रहा, तो अब अगला मेरे ख्याल में जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया था वो मेरे ख्याल महंगाई कर रिलीफ दोबारा वसूल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, जो तीसरी बात है वो ये है कि एक फिर मेरे पास एक्सप्रेस न्यूज़ जो है उसके ऊपर एक खबर लगी हुई है, जो मर्जी कर ले चीनी पर अब लूट मार नहीं होने देंगे। तो मेरे दोस्तों ये हमारे स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर साहब के, जिनका ये बयान है कि जो मर्जी कर ले चीनी पर अब लूट मार नहीं होने देंगे। तो भाई साहब जो आपकी नाक के नीचे पहले जो लूट मार हो गई है उसका कुछ रिकवरी कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है बजाय इसके कि ये बात करने के। उन्होंने ये बात किस बेस के ऊपर कही है कि शुगर मिल्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले हुक्म इम्तनाई पर अपने रद्देमल में कहा है कि आज की कार्रवाई से एक बात तय हो गई है कि चीनी की कीमत 70 रुपये फी किलो होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि उसमें मेरा गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो शुगर मिल एसोसिएशन जो थी उन्होंने मिलकर वो पटिशन बनाई है गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पुट किया केस, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि चीनी जो है उसकी कीमत 70 रुपये फी किलो होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर लोगों को तो फिर जो महंगे दामों में मिल रही है ना, कि जब चीनी की एक्सपोर्ट की उस वक्त चीनी जो 55 रुपीज़ थी जो लोगों को मिल रही थी, उसके बाद फिर 80 पे चली गई, फिर 85 पे चली गई, फिर 90 पे चली गई। तो लूट मार तो ऑलरेडी पहले हो चुकी है, उसके ऊपर तो कोई बात आपने की नहीं, स्वाइस के केस जो हमने नैब के पास भेज दिया है। अब देखें कब तक वहाँ से रिकवरी होती है, हम बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। और अब ये जो क्रेडिट है ये मेरा नहीं ख्याल कि क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, ये क्रेडिट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाता है कि जिन्होंने और 70 रुपये फी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर किया, या उन्होंने कहा जिसके ऊपर फ़रोख्त होनी चाहिए। आल दो जो पुरानी प्राइस थी 55, उससे 55 और 70 में 15 रुपये का फिर भी लोगों को फिर भी 15 रुपये महंगी मिल रही है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपने रेट कायम रखते हुए कितना अमल दरामद करवा पाती है। आखिरी बात दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ने बजट के अंदर ये बात कही है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इन्फ्लेशन जो है अभी मतलब कि जो इनके अपने एस्टिमेट्स हैं वो 8.54% जो है वो इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है मार्केट के अंदर या इकॉनमी के अंदर, और ये कह रहे हैं कि हम अगले साल तक इसको 6.5% के ऊपर ले आएंगे। मैं आपको अभी इसी महीने की जो एक थोड़ी सी एक रिपोर्ट है वो बताता हूँ कि इसमें देखा जाए तो कुछ इन्होंने चीज़ें निकाली हैं
اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ FBR جو ہے انہوں نے وفاقی ادارہ شماریات جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا ہفتہ وار جو ایک رپورٹ نکالتے ہیں اس میں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی رپورٹ کے مطابق جون کے دوسرے ہفتے میں مہنگائی کا سلسلہ کم نہ ہو سکا، جو کم نہیں ہو رہا ابھی تک پیسے بتائیں. ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ قیمتوں میں اضافہ ہوا، 19 اشیاء، 10 چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور 22 جو آئٹمز ہیں کنزیومر آئٹم ان کی قیمتوں کے اندر کیا ہوا، استحکام رہا ہے. تو اس میں اب دیکھیں کہ اس میں جو 19 اشیاء ہیں وہ کون کون سی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. چاندی کا یہاں ذکر کیا ہوا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جون کے دوسرے ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 100 روپے مہنگا ہوا، ٹماٹر 4 روپے فی کلو مہنگا ہوا، انڈے فی درجن 4 روپے مہنگے ہوئے، تازہ دودھ 1 روپیہ فی لیٹر، LPG کا گھریلو سلنڈر جو ہے وہ 2.5 روپے اور کوکنگ آئل 1.5 روپیہ فی لیٹر مہنگا ہوا. اس کے علاوہ ماش کی دال، چینی، اور چینی کا آپ کو پتہ ہے کس ریٹ پہ مارکیٹ کے اندر بک رہی ہے، مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. اب دیکھیں کہ ایک 2 روپے کے اضافے سے انفلیشن جو ہے کیسے وہ عام آدمی کی پرچیزنگ پاور جو ہے اس کو ہٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کچھ اور چیزیں ہیں جس میں انہوں نے کہا جی مرغی کا گوشت جو ہے وہ 26 روپے فی کلو، پیاز 3 روپے فی کلو، اور کیلا 7 روپے فی درجن سستا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسے میرے خیال میں مرغی کا گوشت جو ہے اس کے متعلق خبر چل رہی تھی مارکیٹ کے اندر کو جو یہ کرونا وائرس جو ہے اس کے شاید کو انہوں نے کہا جو تشخیص ہوئی ہے، شاید اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کنزمپشن میں کمی آ گئی اس وجہ سے یہ سستا ہو گیا ہو. تو اب یہ دیکھیں اگر اسی طرح کنزیومر آئٹم کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی رہی تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 6.5% انفلیشن کا ٹارگیٹ جو انہوں نے اس بجٹ میں اناؤنس کیا ہے وہ اچیو کر سکے. تو اسی ویڈیو لا کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.